हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि मगध ही क्यों 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों इतना फला और फूला। ठीक है, और इसमें जो भी वंश थे उसे हम उसमें कौन कौन से महान शासक थे और कौन उनके प्रथम शासक थे और कौन अंतिम शासक थे, आज हम ओवरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 करके सारे चीज़ों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो देखिए, पहले हम मगध की बात कर लेते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो मगध जो है हमारा पटना और गया के पास में है। ठीक है, अब देखिए, देखा जाए तो मगध ही क्यों इतना फला और फूला वो 16 महाजनपदों में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मगध था वो उत्तरी साइड में देखा जाए तो गंगा नदी था, और उस पश्चिमी साइड में सोन नदी था, और पूर्वी साइड में देखा जाए तो चंपा नदी थी। ठीक है, और दक्षिण साइड में विंध्याचल पर्वत से वो घिरा हुआ था, जिसके कारण देखिए चारों तरफ से वो नदी, तीनों तरफ से नदी से घिरा हुआ था, जिसके कारण उनके जो क्षेत्र था वो कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ था। ठीक है, तो वहाँ पे कृषि काफ़ी अच्छा होती थी, और कृषि अच्छा होने की वजह से राजा को कर अच्छा मिलता था, और कर से वो अपने सेना को काफ़ी बड़ा कर सकता था। तो यही कारण था, सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण था यही था। इसी कारण मगध उस समय 16 महाजनपदों में इतना फला और फूला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको जो बेसिक है इसका फंडामेंटल वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात किया जाए मगध साम्राज्य में, तो जो सबसे पहले हैं हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश से भी एक पहले थे वृहदर्थ। ठीक है, ठीक है, हर्यक वंश से थे पहले कौन? वृहदर्थ थे, और वहाँ पे उनकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। और जो वृहदर्थ थे उनके जो पुत्र था जरासंध। ठीक है, आपने जरासंध का नाम सुना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिलती है। और जरासंध कौन था? तो देखिए, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें एक जरासंध थे, और काफ़ी बलशाली राजा थे वो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, उससे जो कृष्ण के कहने पे ही भीम उन्हें मारते हैं और उन्हें बीच से फाड़ देते हैं, और उनके लेफ्ट हैंड को राइट साइड में और राइट हैंड को लेफ्ट साइड में फेंक देते हैं, जिसके कारण वो कभी जुड़ नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि जरासंध को ये शक्ति प्राप्त थी कि वो वापस से अगर उसको फाड़ भी दिया जाए तो भी वो वापस से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, कृष्ण के कहने पे भीम ने उसे मारा था। तो बस आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन एक ओवरव्यू पता रहना चाहिए कि जरासंध कौन था। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब हमारा जो चालू होता है हर्यक वंश से। ठीक है, आज हम सिर्फ देखने वाले कौन कौन से शासक हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक जब हमें ओवरव्यू मिल जाएगा तो हमारे माइंड में एक इमेज सेट हो जाएगी कि ये सीरीज़ में आए हुए थे। तो हम अगला जब क्लास करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो देखिए, जो हर्यक वंश था वो 545 टू 412 BC था। ठीक है, अब देखिए, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके ही अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठा। ठीक है, बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने की। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की? उनका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन। और उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो नागदशक जो थे वही क्या थे? हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, चलिए, देखिए, ये जो हर्यक वंश है इसे प्रीतहत्य वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपने पिता को ही हत्या करके गद्दी पर बैठा है सभी लोग ने। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्रीतहत्य वंश भी बोलते हैं। ठीक, चलिए, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स? आपको यहाँ पे सीरीज ये याद रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बीच फिर कौन आएंगे? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। पहले अनिरुद्ध करते हैं, ठीक है, फिर मुंडक और उसके बाद नागदशक। तो नागदशक जो थे वो क्या थे? हर्यक वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे। अब देखिए, नागदशक की एक सेनापति थे शिशुनाग।
उन्होंने क्या किया, नागदशक की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, देखिए शिशुनाग वंश की बात किया जाए तो 412 से लेके 345 बीसी में। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। शिशुनाग वंश 412 से 345। देखिए शिशुनाग के बाद में कौन आएगा, कालाशोक आएगा, और कालाशोक के बाद में कौन आएगा, नंदीवर्धन आते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए आज जो क्लास होने वाली ये सिर्फ ओवरव्यू हो रही है, आपको जिससे डिटेल्स मिल जाएगी सीरीज क्या थे। ठीक है, तो आपको जैसे हमने हरिया से पढ़ा तो क्या पढ़ना है वहाँ पे, बिंबसर, अजातशत्रु, उदयन, उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और उसके बाद नागदशक। नागदशक कैसे किसने की थी, नागदशक कैसे शिशुनाग ने की, शिशुनाग वंश फिर और शिशुनाग वंश की स्थापना की, और शिशुनाग के बाद कालाशोक है, और कालाशोक के बाद नंदीवर्धन। ठीक है, और नंदीवर्धन की हत्या किसने की, महापद्मानंद ने, और उसके बाद नंद वंश की स्थापना की उन्होंने। ठीक है, तो नंद वंश की जो स्थापना है वो 345 से लेकर 322 बीसी तक है। अब महापद्मानंद और उसके बाद जो आए थे घनानंद आए थे। ठीक है, महापद्मानंद और उसके बाद घनानंद, और घनानंद ही क्या है, नंद वंश के अंतिम शासक है। ठीक, और उन्हें ही हरा के मौर्य वंश की स्थापना हुई है। किसे, घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना हुई है। और मौर्य वंश की अगर जो कार्यकाल देखा जाए वो 322 बीसी से लेके 184 बीसी तक है। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको याद में रखना है। अब देखिए वहाँ उसके बाद में जो मौर्य वंश के संस्थापक है वो चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार आएंगे, बिंदुसार के बाद अशोक आएंगे, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ और बृहद्रथ। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो फ्रेंड देखिए स्थापना किसने की थी, अगर मगध की बात की जाए तो स्थापना किसने की थी, बृहद्रथ ने। बृहद्रथ के बाद जरासंध आया था, उनका पुत्र जरासंध, जैसा कि मैंने बताया था। और अगर अंत भी देखा जाए तो बृहद्रथ है। ठीक है, चलिए एक बार मौर्य काल को फिर से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद कुणाल, और उसके बाद दशरथ, और उसके बाद बृहद्रथ। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार में वीडियो नहीं याद हो रहा है, आप एक दो बार देखिए, सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम एक एक करके जो भी उनके जो इम्पोर्टेंट काम है और जो उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वहाँ से हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स ये आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन क्रैक करने में। ठीक है, एनिसेंट हिस्ट्री से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके जाएंगे तो ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, पूरी तरीके से हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और ख़ास करके जो हमारी क्लासेस है स्पेशली फॉर ग्रुप डी, एनटीपीसी, CBT 2 और GD के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आई होप फ्रेंड्स ये क्लास आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।